Good morning to everybody, and again I welcome you all on behalf of Education Express channel in the class of income tax when we are talking on capital gain. And in this series today we are taking up the question number 14. देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में। ये श्री रमेश के द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में विभिन्न संपत्तियों के संबंध में किए गए निम्न व्यवहारों से पूंजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, उसने 6/8/2019 को अपनी शहरी कृषि भूमि को 22,45,067 रुपये में बेचा तथा दलाली एवं अन्य व्ययों के 12,000 रुपये चुकाए। ये भूमि उसके द्वारा 2007-8 में 3,22,500 रुपये में खरीदी गई थी तथा उसी समय से इसका उपयोग उसके माता पिता द्वारा कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा था। उसने 18/11/2019 को 1 लाख रुपये शहरी कृषि भूमि खरीदी तथा 26,000 रुपये 26/5/2020 को पूंजी लाभ खाता योजना में जमा कराए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कृषि भूमि खरीदी है, कृषि भूमि बेची है, शहरी क्षेत्र में है, तो शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि कैपिटल असेट होती है, पूंजी संपत्ति मानी जाती है इनकम टैक्स लॉ के अनुसार। परंतु यदि यही कृषि भूमि ग्रामीण क्षेत्र में होती तो उसे पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है और इसलिए उस पर पूंजी लाभ नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि उससे जो पूंजी लाभ प्राप्त हुआ है उस पूंजी लाभ से, उस प्राप्त पैसे से यदि वो नई कृषि भूमि खरीदता है, नया मकान खरीदता है या कैपिटल गेन अकाउंट में या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड में पैसे जमा कराता है तो जितना पैसा जमा कराता है उसकी पूरी छूट उपलब्ध होती है। ये मोटे तौर से सारा नियम है। आइए देखते हैं इसको इसी प्रकार से। सेल्स ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, शहरी कृषि भूमि को बेच रहा है और उसने बेचा है 22,45,067 रुपये में, 22,45,067। इस पर एक्सपेंसेस हुए वो घटाएं, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। बेचने पर या ट्रांसफ़र पर जो खर्च हुआ है वो घटा दिया जाएगा, वो है 12,000 रुपये लेस कर दें। बोलिए। ₹22,33,067 रुपये नेट सेल्स कंसीडरेशन। शुद्ध विक्रय प्रतिफल इतना हो गया। अब उसने इसको प्राप्त किया था, खरीदा था 7/8 में 3,22,000 में, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इनर कॉलम में लिखें 3,22,500, इसे बंद करें। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लें और 2007-8 का इंडेक्स देखिएगा क्या कह रहा है। 7-8 का पहला दूसरे से 129 चेक करें तो 3,22,500 इंटू 289 इंटू 129। बोलिए। 7,22,500। इसको फाइनल कॉलम में लेस करें।
माइनस 7,22,500 22,500 को लेस करें फाइनल कॉलम में। और कैपिटल ग्रॉस कैपिटल गेन 1,51,557। 1 लाख, सॉरी नॉट पॉसिबल, 22 में 7 जाएंगे 15 तो ऐसे बचते हैं भाई। सॉरी 15 लाख, हाँ 10,570। 15 लाख 10,000 हाँ 567। ओके। ये ग्रॉस कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन अब आएगा लेस एग्जम्पशन। छूट 2 प्रकार की मिल रही है से। पहली, उसने जो था वो 1 लाख रुपए की नई कृषि भूमि खरीदी शहरी क्षेत्र में, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड परचेज्ड क्रय की। इनर कॉलम में लिखें 1 लाख रुपए। सेकंड, डिपॉजिटेड इन कैपिटल बैंक अकाउंट, उसमें जमा कराए इसने 26,000 रुपये। 1 लाख के नीचे जोड़ दें इसे और 1,26,000 माइनस करें फाइनल कॉलम में। बैलेंस बचेगा वो LTCG होगा 84,567। This is the long-term capital gain in case of first point. क्लियर होगी बात? समझ में आ रही? हर एक चीज़ बिल्कुल सिंपल सी बात है। एग्जम्पशन पर ध्यान रहे। 54 का एग्जम्पशन है ये 54A, और उसमें ये पैसा जो एग्जम्पशन के रूप में मिलेगा यदि कृषि भूमि बेच करके नई कृषि भूमि या आवासीय मकान खरीदता है, या कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा जमा कराता है, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन में पैसा जमा कराता है, और या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में पैसा जमा कराता है। सेकंड पार्ट पर चलते हैं हम अब। देखिए सेकंड पार्ट में क्या क्या है, कहता है ये, उसने जुलाई 2019 में कुछ आभूषण, ये ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स, 8,31,200 रुपये में बेचे तथा 20,000 रुपये दलाली के चुकाए। ये आभूषण उसने 1970-71 में अपनी पत्नी के प्रयोग के लिए 24,000 रुपये में खरीदे थे। 24,000 में खरीदे थे 70-71 में, ओके। इन आभूषणों का 1/4/2001 को उचित बाजार मूल्य 72,000 रुपये था। उसने अपने निवास के लिए एक मकान सितंबर 2019 में 4,05,000 रुपये में खरीदा। आभूषणों की बिक्री की तिथि को उसके स्वामित्व में कोई मकान नहीं था। अब देखिएगा 54C ये कहता है, एग्जम्पशन की बात कर रहा हूँ मैं, सेल्स कंसिडरेशन के बाद, कि यदि मकान संपत्ति या कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति बेचकर यदि मकान या कृषि भूमि खरीदते हैं तो एग्जम्पशन आनुपातिक मिलेगा, आनुपातिक होगा, ध्यान रहे। ओके, आइए सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स और सेल्स कंसिडरेशन है वो 8,31,200 का फाइनल कॉलम में, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र,
ट्रांसफ़र पर जो खर्चा हुआ है वो घटा दें। 20,000 रुपये दिए हैं दलाली इत्यादि के, वो लेस कर दें तो 8,11,200 रुपये बचा है आपका नेट सेल्स कंसिडरेशन। ये बच गया। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आइए सबसे पहले 70-71 में उसने 24,000 रुपये में ख़रीदे। 1970-71 इनर कॉलम में 24,000 रुपये लिख करके बंद कर दें। फिर उसके बाद ये कहता है इसकी 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू FMV ब्रैकेट में 1/4/2001 को है ये, और ये 72,000 लिख करके इसे भी बंद कर दें। फिर लें कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 72,000 इंटू 289 आज का मूल्य, और 2001 का मूल्य 100। बोलिए। सर 2,08,080। फाइनल कॉलम में लिखें माइनस करके 2,08,080। यस सर। लेस करें फाइनल कॉलम में 8,11,200 में से, तो ग्रॉस कैपिटल गेन आएगा। सर 6,31,120। यस, 6,03,120 ग्रॉस कैपिटल गेन लेस एग्जम्पशन। ब्रैकेट में लिख लें प्रोपोर्शनेटली, आनुपातिक दिया जाएगा, और ये हो जाएगा कैपिटल गेन 6,03,120 इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड। देखो कितने का है, 4,05,600 का खरीदा, 4,05,600 ऊपर होंगे, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन 8,11,200। बोलिए। सर 3,01,560। 3,01,560 घटाएं फाइनल कॉलम में, और अब जो डिफरेंस प्राप्त होगा वही LTCG होगा। बोलिए। 3,00,000 वही सर 50% आएगा सर। 3,01,560 से 3,01,000 560। वापिस 500। वैसे भी तो आधा ही होता है ना सर। आधा है, ठीक है। 3,01,560 ये उत्तर होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेकंड पॉइंट में, LTCG। समझ में आया? यहाँ पर आनुपातिक छूट दी गई है क्योंकि जो वस्तु बेची गई थी वो अदर देन लैंड और बिल्डिंग के है। मकान या भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति को बेचने से प्राप्त कैपिटल गेन में यदि आप नई कृषि भूमि या मकान खरीदते हैं तो छूट आनुपातिक दी जाती है। क्लियर हो गया? आइए अब थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं।
एंड लास्ट पॉइंट इट इज़, उसने 15/12/2019 को एक भूखंड 43,62,000 रुपये में बेचा तथा उसके हस्तांतरण पर 50,000 रुपये व्यय हुए। ये भूखंड उनको 2007-08 में उनके पिता से उपहार में मिला था, अर्थात निःशुल्क प्राप्त हुआ था। उनके पिता ने इस भूखंड को 2005 और 6 में 4,05,171 रुपये में खरीदा था। उन्होंने उपर्युक्त भूखंड की बिक्री से प्राप्त राशि में से 6/3/2020 को निम्नलिखित विनियोग किए। पहला, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए एवं 5 वर्ष बाद शोधनीय बॉन्ड्स में 25,000 रुपये लगाए। फिर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए 5 वर्ष बाद शोधनीय बॉन्ड्स में 15,000 रुपये लगाए। बस यही हुआ और कोई खर्च हुआ ही नहीं। तो ये पूरी की पूरी राशि एग्जम्पशन के रूप में मिलेगी। आइए पार्ट 3, ये है सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट। प्लॉट को बेच रहा है और बेचा उसने 43,62,000 रुपये में, जिस पर खर्च हुआ है लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र खर्च हुआ है 50,000 रुपये। लेस करें फाइनल कॉलम में 43,12,000 रुपये बच गया है। नेट सेल्स कंसिडरेशन चेक कर लीजिए। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये इसने प्राप्त की थी। ये भूखंड 2007-08 में उनके पिता से उपहार में मिला था। तो ब्रैकेट में लिखें 2007 और 8 नील, कोई कीमत नहीं होती इसकी उपहार की। फिर ऐसी स्थिति में इसके पूर्व स्वामी अर्थात इसके पिताजी ने जितने में ये भूमि खरीदी थी उतने में मानी जाएगी। फिर लिखें इसके बाद ये थी 2005 और 6 में कॉस्ट 2005 और 6 नील को बंद कर दें। उसके बाद लिखें 4,05,171 5 और 6 में, इसे भी बंद कर दें। अब कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लें 4,05,171 इंटू 289 आज का इंडेक्स है। और 5 और 6 का देखें क्या है इंडेक्स। 5 और 6 का बोल रहा है 117। चेक करें, ये एक 117 से भाग दे दें। बोलिए फाइनल कॉलम में लेस करें इसे। टू 289 सर 10,08,07 10,08,07 माइनस करें फाइनल कॉलम में। 10,08,07 लेस कर दें ग्रॉस कैपिटल गेन। तो 33 लाख बोलिए।
11,993। अरे 11 के अगर 10 जाएंगे तो 33 बचेंगे भाई। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ सर, 33 lakhs अच्छा 11,000 193। 193। यस सर, ओह ठीक है, यस सर। ओके। लेस एग्जम्पशन, पूरा एग्जम्पशन मिलेगा इन्वेस्टमेंट पर। दो तरह के हैं। पहला, इसने 25,000 रुपये जमा कराए हैं उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर, डिपॉजिटेड इन NH नेशनल हाईवे, उसमें जमा कराएं केवल 25,000 रुपये। सेकंड, डिपॉजिटेड इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, उसमें जमा करें केवल 15,000 रुपये। दोनों को जोड़कर फाइनल कॉलम में लेस करें, 25 थी 40,000 रुपये फाइनल कॉलम में लेस कर दें। 32,71,193 चेक कीजिए। यस सर। दिस इज LTCG। ये LTCG प्राप्त हो गया। अब उत्तर को चेक करें, नीचे लिखें टोटल कैपिटल गेन। तीनों में शायद लॉन्ग टर्म है। फर्स्ट LTCG बोलो पहले में। सर है 13,84,000 13,84,567। 567। सेकंड में LTCG है 3,00,000 हाँ 1,560। 1,560। यस सर। थर्ड में जो अभी मालूम किया है 32,71,193। इसका टोटल कर लें। सर 49,57,320। चेक कर लें उत्तर। सर बिल्कुल सही है, 49,570। सर 49,570। 49,57,320. With this, the calculation of long-term capital gain regarding to question number 14 is over. I think it is absolutely clear to you all. सब तरह की बातें सबको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसा लगता है इंक ख़त्म हो गई। देखने इसमें, आप इसे मत खोलो सर, ये बहुत डिफिकल्ट है। देखने इसमें तो होती है। सर नहीं है इसके अंदर। खोलेंगे तो मतलब क्या निकलेगा, इंक तो है नहीं ना कोई। मैंने जैन साहब को उस दिन भी कह दिया था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ला के रख रखी थी, वो भी ख़त्म कर दी, क्योंकि दूसरे लोग भी आते ना तो। चलो बोलिए अब क्वेश्चन नंबर 15। ओके 15 अगर सेम हो तो आप से छोड़ सकते हैं, 16 ले लीजिए अगर आपको क्वेश्चन देखिए क्या लगता है। देखते हैं क्या कहता। पहले ये कहता क्वेश्चन नंबर 15 में, श्री राहुल ने अगस्त 2007 में निरमा लिमिटेड के 1,000 अंश 78.174 रुपये प्रति अंश की दर से खरीदे। 12/13 में उससे कंपनी से 500 बोनस अंश प्राप्त हुए। 28/10/13 को 1,000 अधिकार अंश 1,04,237 रुपये में आवंटित किए गए। ओके, सभी 2,500 अंश उसके द्वारा 20/6/2019 को 600 रुपये प्रति अंश की दर से बेचे गए। उन्होंने विक्रय मूल्य पर 2% की दर से दलाली चुकाई।
उसने 15/7/2019 को 2 लाख रुपए में एक भूखंड खरीदा तथा इस भूखंड पर मकान के निर्माण के में 31/3/2020 तक 6 लाख रुपए व्यय किए। उसने 25/7/2020 को 4 लाख रुपए पूंजी लाभ खाता योजना में जमा कराए। उसने 20/11/2020 को भी पूंजी लाभ खाता योजना में 1 लाख रुपए जमा कराए। 20/6/2019 को सोसाइटी में एक आवासीय मकान था। ओके, अब एक तो ये ध्यान रखें कि इसमें जो शेयर्स थे वो 2007 में थे, बोनस मिले 12/13 में, राइट शेयर्स उसको मिले हैं 28/10/2013 को। तो कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, सारे लॉन्ग टर्म में, नंबर 1। नंबर 2, दलाली के उसका घटा देंगे 2% जो भी अमाउंट आएगा। उसके बाद उसने कहता है कि भूखंड खरीदा, तो अदर देन लैंड और बिल्डिंग को लेके ये भूखंड खरीदा है तो कैपिटल गेन पर एग्जम्पशन मिलेगा आपको प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। फिर उसने जमा कराए इसमें 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए 20/7/2020 को जमा कराए, 20/7/2020 को। ओके, फिर उसने जमा कराए पूंजी लाभ खाता योजना में 1 लाख रुपए जमा कराए। उसके स्वामित्व में पहले से एक आवासीय मकान था। बस, और तो कुछ है नहीं। एग्जम्पशन इसको नहीं मिल सकता। क्यों सर? क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर शुरू होता है 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 तक। अब ये देखो जरा चेक करो कि पहले उसने पैसा जमा कराए, भूखंड तो खरीदा 31/3/2020 को, ये तो चलो ठीक है, परंतु जो पूंजी खाते में पैसा जमा कराया 25/7/2020 को 4 लाख रुपए। तो करंट ईयर में कराया, तो करंट ईयर में नहीं, तो प्रीवियस ईयर ख़त्म हो गया ना 31/3/2020 को। जी सर। उसके बाद जमा कराए। भाई हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 1/4/19 से 31/3/2020 तक जो भी कुछ इनकम हो या जमा कराना हो उस समय तक जमा करा दें आप। इसने जमा कराए 4 लाख रुपए, वो तो जमा कराए हैं 25/7/2020 को, जबकि खाता हमारा बंद हो रहा है 31/3/2020 को। फिर जमा कराए हैं उसने 1 लाख रुपए, और वो जमा कराए हैं 20/11/2020 को, तो वो भी इसके बाद होता है। तो इसके तो ये इस ईयर ना होके नेक्स्ट ईयर वाले कैलकुलेशन में कैलकुलेट होगा। हाँ, उसमें जाएगा ये। हमें इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं करना, तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, कोई एग्जाम्पशन होगा नहीं। हाँ, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लेना पड़ेगा आपको बस, बाकी तो और कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है सर। छोड़ूं आपके लिए? कम ऑन, अब बोलिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी ओके। देखो नीचे उसने वो नोट में दिया है, धारा 54F की छूट तीनों प्रकार के पूंजी लाभों के बीच प्राथमिकता के क्रम के आधार पर दी जाएगी। प्राथमिकता के निर्धारण के लिए देखा जाएगा कि प्रत्येक पूंजी लाभ अपने शुद्ध प्रतिफल का कितना प्रतिशत है। सर्वाधिक प्रतिशत वाले पूंजी लाभ का स्थान प्रथम होगा। प्रथम विकल्प में इतना विनियोग किया जाए कि संपूर्ण पूंजी लाभ करमुक्त हो जाए। इसके बाद दूसरे विकल्प में अधिकतम या पूरा विनियोग किया जाए। शेष विनियोग की छूट तीसरे विकल्प में ली जाए। दे रहा है, पहले में आ रहा है सेल्स इतना,
कर योग्य पूंजी लाभ का टेकअप करना पड़ेगा इसको, इसका मतलब ये जमा कराए उसने, एक तो पैसा जमा कराया है 4 लाख रुपए का, तो नहीं 31 को 6 लाख रुपए वे किए मकान के निर्माण पर, 2 लाख का भूखंड खरीदा, 8 लाख रुपए हो गए। 4 लाख रुपए जमा कराए वहाँ और 1 लाख रुपए जमा कराए यहाँ, 3 तरह के अलग अलग हो गए। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको, थोड़ा टिपिकल बन गया क्वेश्चन। चले क्वेश्चन नंबर 15। बोर्ड साफ नहीं होता इससे अच्छी तरह। इस पे इंक जम जाती है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट, ओरिजिनल शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हैं ये। सेल्स 1000 शेयर्स, और ये सब बेचे थे उसने सभी 2500 अंश 20/6/2019 को 600 रुपये प्रति अंश की दर से इंटू 600, बोलो 60 लाख या 6 लाख? 6 लाख, 6 लाख, 2 जीरो हो जाएगी, 6 के 6 लाख हो। अरे नॉट पॉसिबल, 1000 शेयर्स हैं, 6 लाख रुपए के हो गए। ओके, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, और एक्सपेंसेस हुआ है 2% दलाली के चुकाए, 2% इंटू 6 लाख, 12,000 चेक करें। नेट सेल्स कंसिडरेशन, $5,88,000, ठीक है। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इसकी 2007 में 1000 अंश 78.174 के लिए थे, 1000 एट द रेट ऑफ 78.174 ये लिए थे इसने 2007 में। तो 7-8 का है ये, 7-8 बोलिए।
₹78,174। यस सर। इसे बंद करें। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लें 78,174 इंटू 289। 2007 और 8 का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स चेक करें 129। यस सर। 129 बोलिए फाइनल कॉलम 75,134। माइनस करें फाइनल कॉलम में 1,75,134 ये लेस किया। ग्रॉस कैपिटल गेन बोलिए। सर 4,12,866। 4,12,866। 12,866। ओके, ग्रॉस कैपिटल गेन है, एग्जम्पशन अब मिलेगा इसका, पर अभी छोड़ दें क्योंकि किस पे कितना कैपिटल गेन एग्जम्पशन देना वो देखते हैं भी। अब लेते हैं दूसरे पर आइएगा, और दूसरा क्या है हमारे बोनस शेयर्स। सेल्स से बोनस शेयर्स मिले 500 इंटू 600 रुपये की रेट से। बोलिए। सर 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। ओके, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 3 लाख का 2% ले लें 6,000 लेस कर दें। नेट सेल्स कंसिडरेशन 2,94,000। ठीक है, फिर उसके बाद लें लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है नील। ये लिए थे इसने कब देखें, बोनस शेयर्स से 12-13 में, हाँ तो लॉन्ग टर्म है ये भी। तो ग्रॉस कैपिटल गेन अगेन $2,94,000। इसको भी अधूरा छोड़ दें, एग्जम्पशन अभी बाद में लेंगे। ठीक है, यस सर। कम टू द थर्ड पॉइंट। ये है राइट शेयर्स। सेल्स राइट शेयर्स हैं इसके पास 1,000 इंटू 600 की रेट से बेचे अगेन 6 लाख लेस expenses on transfer at the rate of 2% into 6 लाख, तो वही 12,000 रुपये। फिर घटाएं नेट सेल्स कंसिडरेशन अगेन 5,88,000। हो गया, 5,88,000 हो गया इसका। अब ये प्राप्त किए थे, ज़रा चेक करें इसको, ये प्राप्त किए थे इसने 28/10/13 को 1,000 अधिकार, तो ये है लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये है
तारीख इसकी 28/10/2013, तो 13/14। और ये प्राप्त किए थे इसने 1,04,237। ओके, ये 1,04,237 में बंद करें। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लें, 1,04,237 इंटू 13/14 का इंडेक्स चेक करें। 220। 289/220 बोलिए। सर 1,36,000 1,36,000 930। 930 यस सर। लेस करें। ग्रॉस कैपिटल गेन लिखें, 170। यस सर। ये ग्रॉस कैपिटल गेन। ठीक है, अब हमें एग्जम्पशन देने हैं, ज़रा ध्यान रखना सावधानी से। एग्जम्पशन ये देना है कि हमने 2 लाख का प्लॉट खरीदा 15/7/2019 को, तथा इस भूखंड पर मकान निर्माण के में 31/3/2020 तक 6 लाख रुपए खर्च किए। नहीं, वो तो बोल रखा है, उसको तो यही करना है कि भाई। तो आइए हम एग्जम्पशन की बात कल कर रहे थे, छूट गई थी वो, इस पर बात कर रहे हैं। एग्जम्पशन किस प्रकार से दिया जाएगा इसमें, और वो ये है कि उसने ये कहा है कि आपके पैसा जो इन्वेस्ट किया था उसमें इन्वेस्टमेंट था, एक तो उसने प्लॉट खरीदा, देखिएगा, एक भूखंड उसने 15/7/2019 को खरीदा 2 लाख रुपए में, जिस पर निर्माण का कार्य किया और 31/3/2020 तक निर्माण पर खर्च हुए 6 लाख रुपए। तो मकान पर कुल खर्चा हो गया 2 लाख और 6 लाख 8 लाख रुपए। फिर उसके बाद 4 लाख रुपए उसने पूंजी लाभ खाता योजना में जमा कराए 25 जुलाई 2020 को, और फिर बाद में जमा कराए 20/11/2020 को 1 लाख रुपए। ठीक है, ये पैसे जमा कराया। अब इनका जो करमुक्ति होगी वो किसमें से दें और कितनी दें। हमारे पास 3 प्रकार के पूंजी लाभ हैं, ए ओरिजिनल शेयर्स का, बी बोनस शेयर्स का, सी राइट शेयर्स का। अब हमें जो करमुक्ति देनी है, एग्जम्पशन देना है 6 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 1 लाख इनका। अब इनका करमुक्ति दें तो किस प्रकार से दें, पहले इसके लिए हमें ये देखना है। पहली बात तो ये मालूम करें कि हम इस स्पेस को वर्किंग नोट के रूप में काम ले रहे हैं। मेरे पास जगह ज़्यादा नहीं है, ये स्पेस जो है वर्किंग नोट के रूप में रहेंगे फ़िलहाल। ये भी वर्किंग नोट का रहेगा हिस्सा, इसको फिर हटा करके फेयर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से ये हिस्सा भी अभी वर्किंग नोट के लिए काम में आ रहा है। ओके, ध्यान रहे इसका। तो फॉर्मूला तो रहेगा ये। इससे पहले मालूम ये करें हम कि टोटल कैपिटल गेन का एग्जम्पशन कितना होगा। देखिएगा, टोटल एग्जम्पशन एक तो है प्लॉट 2 लाख का, फिर है कंस्ट्रक्शन, मकान का कंस्ट्रक्शन कराया, उस पर खर्च हुआ है 6 लाख रुपए 31 मार्च तक। फिर उसने पैसा कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कराया, ₹4 लाख।
ये जमा कराए जुलाई में, और नवंबर में फिर पैसे जमा कराया उसने कैपिटल गेन अकाउंट में, और वो था 1 लाख रुपए। टोटल 13 लाख रुपए उसने जमा कराए। एक बात तो ये बात समझ में आ रही है ना, अच्छे से समझ लीजिएगा एग्जम्पशन को। टोटल 13 लाख रुपए उसने एक तरह से विनियोजित किए, इन्वेस्ट किए, और इनका एग्जम्पशन कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा ये बात होने जा रही है। ओके, पहली बात, ये जो कैपिटल गेन अकाउंट में 2 बार अलग अलग पैसा जमा नहीं करा सकता, एक बार ही जो जमा कराना वो करा दे, वही क्वालिफाई होगा। तो इसलिए एग्जम्पशन के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, एग्जम्पशन इसके लिए मिलेगा। तो फिर लिखें आगे, क्वालिफाई फॉर एग्जम्पशन और वो होगा 2 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख, टोटल 12 लाख। क्योंकि कैपिटल गेन अकाउंट में एक बार पैसा जमा कराना है, उसे जो भी कुछ कराना है, इसका मतलब उसका कोई और ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए उसने अलग अलग तरह से पैसे जमा कराया है। तो कुल 12 लाख रुपए का हमें एग्जम्पशन देना है। 1 लाख को इसको एग्जम्प्ट के लिए क्वालिफाई नहीं मान सकता, ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो 12 लाख रुपए मेरे पास बचे जो एग्जम्पशन देना। 12 लाख की इतनी बड़ी राशि किसी एक में से हम नहीं घटा सकते। पहले में देखते हैं ग्रॉस कैपिटल गेन 4,12,866 है, जो 12 लाख से बहुत कम है। दूसरे में देखते हैं तो 2,94,000 ही है, वो भी बहुत कम है। तीसरे में देखते हैं तो 4,51,000 है, और वो भी 12 लाख से बहुत कम है। तो इसलिए अब इन्हें हमें एक एक में से एग्जम्पशन देना है। अब प्रश्न ये उठता है कि पहले एग्जम्पशन किस में से दें, इसमें से दें, ए में से, बी में से दें या सी में से दें, उसमें उसको सबसे अधिक फ़ायदा किस में होगा। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि इस फॉर्मूले के आधार पर डिसाइड किया जाए। ये नेट सेल्स में से ग्रॉस कैपिटल गेन कितना प्रतिशत है। तो जैसे पहले को ले रहे हैं ए में, नेट सेल्स और ग्रॉस कैपिटल गेन ये रहा 4,12,866 बटे हुए सेल्स इसका है, नेट सेल्स 5,88,000 इंटू 100, बोलिए 70% एक में। बी का कितना प्रतिशत है, बी में 2,94,000 का ग्रॉस कैपिटल गेन, नेट सेल्स भी 2,94,000 है, इंटू 100 तो ये हो गया 100%। सी ग्रॉस कैपिटल गेन है 4,51,070 रुपये अपॉन नेट सेल्स 5,88,000 इंटू 100, बोलिए 77%। ये है। अब प्रायोरिटी हमारे, सबसे पहले कैपिटल गेन का एग्जम्पशन हमें देना है बी कैटेगरी से, ये फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी इतने प्रतिशत। फिर दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी सी को, इसका 77% है, ये सेकंड प्रायोरिटी। और अंत में थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी ए को, इसमें से कैपिटल गेन दे, ये थर्ड प्रायोरिटी। इस तरह से एग्जम्पशन देंगे तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि सबसे अधिक फ़ायदा यहाँ हो रहा है उसको। बात समझ में आ गई।
अब आप पूछे क्या कह रहे थे प्रतिशत पर? सर ये हाँ। 77%, 100% और 70% आ रहा है। अगर इन्हीं परसेंटेज को लेकर के आगे जो 12 लाख है उसको डिवाइडेशन करेंगे तो नहीं कैसे कैसे वो बात की बात है, यहाँ पर प्रश्न करो, यहाँ पर बात है। यही तो सर 100 में से आना चाहिए ना सर। 100 में से कहने का मतलब है जैसे आप लोग हमेशा रेशियो निकालते हैं तो रेशियो में क्या होता है 20% ए का 60% बी का और फिर 20% फिर सी का हो जाता है, टोटल मिलाकर 100% होता है। वैसे ही कह रही हूँ मैं आपको। अरे कहाँ से कहाँ बात कर रही हो, मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं समझती। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 70% ये मिलेगा तो 30% नहीं मिलेगा, तो हो गया 100। ये 100% मिलेगा, कुछ भी नहीं है। 77 मिलेगा तो बाकी का नहीं मिलेगा। कितना बनता है? 100 में से 77 घटाओ, कितना बचता है? 23, तो वो नहीं मिलेगा। अरे तो ये सबके अलग अलग 100%। हाँ बिल्कुल, सबका अलग अलग ही है, ये सबका अलग अलग है। 100 से गुणा कर रखा, सबका अलग अलग है, तीनों का अलग अलग है। ठीक है, इतना एग्जम्पशन हम अब इनको देंगे। प्रायोरिटी इस हिसाब से होगी, पहले एक एग्जम्पशन मिलेगा बी में से, दूसरा एग्जम्पशन मिलेगा सी में से और तीसरा मिलेगा ए में से एग्जम्पशन मिलेगा। चले, बात समझ में आ रही? अब देखना आगे और वर्किंग नोट, अभी वर्किंग नोट ही चल रहा है। हम मालूम कर लें टोटल सेल्स और टोटल कैपिटल गेन, ग्रॉस कैपिटल गेन आई मीन। देखिए टोटल सेल्स चेक करें, 5,88,000 ए का, बी का 2,94,000, सी का 5,88,000। बोलिए टोटल। $14,70,000 चेक करो। यस सर। ये आ रहा टोटल सेल्स, नेट सेल्स। उसी प्रकार से टोटल ग्रॉस कैपिटल गेन चेक करें। पहले का 4 लाख ए में 4,12,866, बी में 2,94,000, सी का 4,51,070 टोटल। सर 11,57,936। 11,57,936। नौ चार 2 6 1 7 10 15 1 5 2 7 4, ये आ रहा है मेरे, आप चेक है ना? ठीक है ना, ये अमाउंट आ रहा। अब इसका मतलब ये है कि 14,70,000 में से हमें इसको देना है, कैपिटल एग्जम्पशन का ये अमाउंट है। ठीक है, करें शुरू। टोटल को ही ध्यान रखिएगा। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, जिन्हें शॉर्ट लेना नोट करना नोट कर लें, क्योंकि सब वर्किंग नोट को भी हटाना है और दूसरा वर्किंग नोट बनाना है। क्लियर होगी बात? ओके, आइएगा इनको फिगर्स को नोट कर लीजिएगा, अभी ज़रूरत होगी, काम में लेना है हमें। नोट कर रखे ना फिगर आपने? हाँ, अब देखिएगा आगे क्या कहता है, ये देख। टोटल इन्वेस्टमेंट भी मालूम कर लें हम, कितना हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट, और वो था 2 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, क्वालिफाई ये था 2 लाख,
प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख, 1 लाख को अलाउ नहीं किया गया है, टोटल ये हो गया 12 लाख। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब ध्यान देना, बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो रही है। ये टोटल सेल्स है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, सेल्स है 14, बोलो कितना था? 14 लाख। 14,70,000 टोटल सेल्स था 14,70,000 और टोटल इन्वेस्टमेंट अभी आपने लिखा 12 लाख। अब सावधानी से एग्जम्पशन शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी दी थी बी को, शायद है ना, बी को पहले एग्जम्पशन देना, इसमें 100% एग्जम्पशन मिलेगा। तो अब देखिएगा बी का ले रहे हैं, इसमें सेल्स कितना था चेक करें। बी में 2,94,000, ये लीजिए 2,94,000 पर को हम पूरा एग्जम्पशन दे रहे हैं 2,94,000। लेस कीजिए, बताइए कितना बनता है। 12 लाख में से दोनों में से लेस होगा अलग अलग। सेल्स में से बोलिए पहले। टोटल सेल्स आ रही 11 लाख 76,000। 11,76,000 बच गया। इसमें बोलिए 9,06,000। 90 लाख 90 लाख, सवाल ही नहीं भाई। सॉरी 9,06,000 गलती 9,06,000। 6,000 इतना बच गया। एक बी का काम पूरा हो गया, अर्थात बी में हम 2,94,000 का एग्जम्पशन देंगे। ध्यान रहे, इतना एग्जम्पशन 100% मिलेगा, ठीक है। अब आइए सेकंड प्रायोरिटी पर। सेकंड प्रायोरिटी हमने किसको दी थी, देखिएगा सी को। सी को। आइए सी में देखते हैं कि ये राशि हमारे पास है, ग्रॉस कैपिटल गेन है 4,51,007 रुपये। हमें एग्जम्पशन के लिए पर्याप्त पैसा है, पूरा पैसा हम दे सकते हैं, ठीक है। अब आइएगा, इसका सेल्स है 5,88,000, लेस करें सेल्स में से 5,88,000 लेस करें, बोले सर 5,88,000 बचेगा। 5,88,000 बचेगा। ये 5,88,000 इसमें से लेस किया इन्वेस्टमेंट में से, बोलिए 3,18,000। 3,18,000। ये ए को दिया था हमने, सॉरी पहले बी को दिया था, है ना। हाँ सर, पहले बी को दिया। पहले ये बी को दे दिया, अभी सी है। ये सी को दिया। अब बैलेंस इसका कितना बच गया? 3,18,000। 3,18,000। अर्थात बी में भी हम 5,88,000 रुपये को पूरे के पूरे को हम एग्जम्पशन दे सकते हैं, परंतु हमारे पास देने के लिए केवल इतना ही पैसा है, ठीक है ना। तो इसका भी मतलब इसको फुल एग्जम्पशन, इसको भी फुल एग्जम्पशन, पूरा एग्जम्पशन मिल गया, ठीक है। आइए सी की बात करते हैं, सॉरी ए की, है ना, ए की। ए बी और सी तो हो गया, ए की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास 5,88,000 तो है, पर देने के लिए केवल 3,18,000 रुपये ही बचे हैं। भाई 12 लाख में से इनको एग्जम्पशन मिल गया, अब 3,18,000 ही हमारे पास बचे हैं। इसी अनुपात में अब हम इसको एग्जम्पशन देंगे, ए को, ठीक है। अब आगे लिखें, ए को एग्जम्पशन
5,88,000 में से 3,18,000 के अनुपात में प्राप्त होगा। एग्जम्पशन विल बी अलाउड अप टू 3,18,000 आउट ऑफ 5,88,000। अब इसका एग्जम्पशन होगा इस तरह से, 5,88,000 में से 3,18,000 मिलेंगे तो 100 में, सॉरी इसका कितना, 4,12,866 में से कितना मिलेगा, ये लो। टू लैख 23,000 2,23,285, ठीक है इतना। यस सर। अब ज़रा चेक करना उत्तर, 4,12,866, कैलकुलेटर पे लो, कैलकुलेटर पर 4, ये लो 4,12,866 माइनस 2,23,285, 85, बोलो 1,89,581। आ गया उत्तर, ये उत्तर आएगा। अच्छा सर, इसमें इसको लेस करना पड़ेगा। ये उत्तर हो, ये है, इतना एग्जम्पशन देंगे हम, दिस विल बी एग्जम्प्टेड, ये अमाउंट होगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसा नहीं सोचा था इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। वर्किंग नोट का काम कंप्लीट हुआ। अब आइएगा फेयर वर्क पर चलते हैं। फिगर नोट कर लिए आपने सारे? हाँ, फिगर बताइएगा अब हमें। चलो मैं, ये वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। नाउ कम बैक टू दी फेयर वर्क। जो जगह हमने खाली छोड़ रखी थी एग्जम्पशन के लिए, वहाँ पर हमें पहुँचना है। पहले एग्जम्पशन देना है सी में से। जी सर। ओके, नहीं बी में से। ओके, लेस एग्जम्पशन और वो होता है -2,94,000। जो टेबल बनी थी उसमें से नोट कीजिएगा फिगर को। और LTCG नील, नील हो गया LTC। ठीक है, उसके बाद आए थे सी पर, लेस एग्जम्पशन और वो था 5,88,000 में से पूरा 5,88,000 दिया था हमने, तो 4,51,070 में से कितना मिलेगा, पूरा मिल जाएगा। तो ये -4,51,070, तो ये भी हो गया नील LTCG। ना कम टू ए, लास्ट में लेस एग्जम्पशन क्या था, 3,18,000 कितना था देखना, 3,18,000 अपॉन 5,88,000 इंटू 4,12,866। इसका कितना आया था अमाउंट, 2 लाख कितना बताया था आपने सर? 2,23,285। 2,23,285 ये लेस हो जाएगा।
and now the balance will be the LTCG. अमाउंट आएगा 1,89,581. 581, ये लीजिए. Here will be the answer of your problem. ये इस तरह से सॉल्व होगा. आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू ऑल. यदि फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, दोबारा सॉल्व करके एग्जामिनेशन के पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं यदि आपको इसी तरह की प्रॉब्लम लगे तो.